जासूसों की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो फौरन जेम्स बॉन्ड की MI6 या हॉलीवुड फिल्मों की CIA का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या हमें पता है कि भारत की अपनी एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल एजेंसी है? एक ऐसी एजेंसी जो परछाई में रहकर खामोशी से देश की रक्षा करती है। इसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी RNW, जिसे हम रॉ भी कहते हैं। तो चलिए आज भारत के इन घोस्ट वॉरियर्स यानी गुमनाम योद्धाओं की अनसुनी कहानी जानते हैं। तो इस सफर में हम कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिनकी वजह से भारत को एक खास विदेशी जासूसी एजेंसी बनाने की जरूरत पड़ी। फिर हम मिलेंगे उस जीनियस से जिसने इस एजेंसी की नींव रखी। उसके बाद हम रॉ के कुछ सबसे हैरत अंगेज कारनामों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आज के जमाने में ये शैडो एजेंसी क्या कर रही है और किन चुनौतियों का सामना कर रही है। जरा 1947 के बाद की भारत के बारे में सोचिए। देश नया नया आज़ाद हुआ था और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमाओं के पार खतरे लगातार बढ़ रहे थे और बहुत जल्द ये साफ हो गया कि देश का जो जासूसी का सिस्टम है वो आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखिए, उस समय भारत के पास सिर्फ एक ही बड़ी जासूसी एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB। ये अंग्रेजों के जमाने की संस्था थी और इसका ज्यादातर ध्यान देश के अंदर की खबरें रखने पर ही था। विदेशों में क्या हो रहा है, दुश्मन क्या साजिश रच रहे हैं, इस पर नजर रखने के लिए इसके पास न तो खास लोग थे और न ही साधन। और यही एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। 1960 के दशक में भारत को दो बड़े झटके लगे। 1962 में चीन के साथ जंग और 1965 में पाकिस्तान के साथ। दोनों ही बार भारत को दुश्मन के हमले का कोई अंदाजा ही नहीं था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये पता लगाने में पूरी तरह फेल हो गई कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है। इन हार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब ये पानी की तरह साफ था कि देश को एक नई तेज तर्रार एजेंसी की सख्त जरूरत है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो, विदेशी जासूसी। इस मुश्किल घड़ी में इस बहुत बड़ी चुनौती के लिए एक शख्स को चुना गया। उनका नाम था रामेश्वर नाथ काओ। ये वो नाम है जो आज भारतीय जासूसी की दुनिया में एक लेजेंड, एक मिसाल बन चुका है। इन्हीं को भारत की पहली विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नसीहत मत दो, नमूना बनो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये RN काव की पूरी जिंदगी का फलसफा था। उनका मानना था कि असली लीडर वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो है जो खामोशी से काम करके दिखाए। मतलब बातें कम, काम ज्यादा। और यही सोच उस एजेंसी की पहचान बनने वाली थी जिसे वो बनाने वाले थे, रॉ। काओ कोई आम अफसर नहीं थे। उनका करियर शानदार था। प्रधानमंत्री नेहरू के सिक्योरिटी चीफ से लेकर एक इंटरनेशनल प्लेन क्रैश की जांच करने तक उन्होंने बार बार साबित किया कि उनका दिमाग कितना तेज और नज़र कितनी पैनी है। एक मशहूर किस्सा है कि जब क्वीन एलिजाबेथ भारत आईं तो किसी ने उनकी तरफ एक गुलदस्ता फेंका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काओ ने इसे हवा में ही पकड़ लिया। क्वीन ने उनसे कहा, गुड क्रिकेट। ये उनकी हाजिर जवाबी और तेजी का एक छोटा सा नमूना था। और फिर आया साल 1968, एक ऐसा साल जो सब कुछ बदलने वाला था। 1965 की जंग के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि अब और नहीं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक RN काओ को बुलाया और उन्हें एक ऐसा काम दिया जो लगभग नामुमकिन लगता था। बिल्कुल जीरो से भारत के लिए एक वर्ल्ड क्लास विदेशी जासूसी एजेंसी बनाना। जरा सोचिए, शुरुआत कितनी छोटी थी। सिर्फ 250 कर्मचारी और 2 करोड़ रुपए का सालाना बजट। आज के हिसाब से ये रकम बहुत कम लगती है ना? लेकिन ये उस बीज की तरह थी जिससे एक बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला था। यही छोटी सी टीम भारत की सुरक्षा का भविष्य लिखने वाली थी। काव एक बात अच्छी तरह जानते थे, अगर एक असरदार जासूसी एजेंसी बनानी है तो उसे सरकारी बाबूगिरी और राजनीति से दूर रखना होगा। इसलिए उन्होंने कुछ शर्तें रखीं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। पहली, रॉ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। दूसरी, इसके चीफ का दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगा ताकि कोई दूसरा डिपार्टमेंट दखल ना दे। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, इसके एजेंट्स की पहचान हमेशा गुप्त रहेगी। ये सब इसलिए ताकि रॉ बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सके। और रॉ को खुद को साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा।
काओ की लीडरशिप में एजेंसी ने आते ही 2 ऐसे जबरदस्त ऑपरेशंस किए जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को भारत की ताकत दिखाई बल्कि दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। पहला बड़ा इम्तिहान आया 1971 में। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। रॉ ने खामोशी से वहां के आज़ादी के सिपाहियों, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने और भारत को एक बड़ी बढ़त दिलाने का एक शानदार प्लान था। पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अभी बाकी था। एक ऐसा दांव जो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। रॉ ने एक कश्मीरी अलगाववादी को डबल एजेंट बनाया और उसी से एक भारतीय प्लेन को हाईजैक करवाकर पाकिस्तान के लाहौर में उतरवा दिया। पाकिस्तान ने उसे हीरो की तरह दिखाया। बस भारत को यही मौका चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के जहाज़ों को अपने आसमान से उड़ने पर रोक लगा दी। इस एक चाल ने 1971 की जंग में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। एक तरफ बांग्लादेश की कहानी पूरी हुई तो दूसरी तरफ रॉ का ध्यान एक और संवेदनशील सीमा पर गया, सिक्किम। हिमालय में बसा ये छोटा सा राज्य भारत के लिए बहुत अहम था। वहां के राजा के खिलाफ माहौल बन रहा था और चीन और अमेरिका जैसे देश वहां अपनी पकड़ बनाने की फिराक में थे। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। यहाँ पर काव ने फिर से दिखाया कि वो कितने बड़े रणनीतिकार थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा। रॉ ने खुफिया तरीके से सिक्किम में राजा के खिलाफ पार्टियों को मजबूत किया, हालात ऐसे बनाए कि राजा को खुद भारत से मदद मांगनी पड़ी, और फिर एक जन्नत संग्रह करवाया गया जिसमें 97.5% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट दिया। और इस तरह सिक्किम बिना किसी लड़ाई के भारत का 22वां राज्य बन गया। ये खुफियागिरी का एक बेहतरीन नमूना था। तो ये तो थी रॉ की शुरुआती सुनहरी कहानी। लेकिन काव के बाद क्या हुआ? रॉ ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि ये खुफिया एजेंसी अब किन चुनौतियों का सामना कर रही है और दुनिया में इसकी क्या भूमिका है। 1977 में सरकार बदली और रॉ के लिए एक बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस एजेंसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने रॉ का बजट घटा दिया और उसके कई ऑपरेशंस बंद करवा दिए। एक बार तो उन्होंने अनजाने में फोन पर पाकिस्तान के लीडर को ये तक बता दिया कि भारत को उनके सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पता है। इस एक गलती से रॉ के कई एजेंट्स की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन एक बेहतरीन एजेंसी की यही पहचान होती है कि वो मुश्किलों से उभर कर वापसी करती है, और रॉ ने ठीक यही किया। इन झटकों के बाद भी रॉ ने दुनिया भर में अपना काम जारी रखा। मालदीव में तख्तापलट को नाकाम करने से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन की मदद करने तक रॉ ने दिखाया कि उसकी पहुंच सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आज की दुनिया बिल्कुल अलग है और रॉ के सामने चुनौतियां भी नई हैं। आतंकवाद, साइबर वॉरफेयर यानी इंटरनेट की दुनिया के खतरे और झूठी खबरों का जाल। एजेंसी को आज भी कर्मचारियों की कमी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही जासूसी की नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना भी एक बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। रॉ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के ज़माने में जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, तो क्या हमें अब भी इंसानी जासूसों की ज़रूरत है? क्या किसी इंसान की हिम्मत, समझ और सूझबूझ की जगह कोई टेक्नोलॉजी ले सकती है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का भविष्य तय करेगा। और रॉ का सफ़र वो जारी है, हमेशा परछाई में, हमेशा चौकन्ना।